साल 1998 में जब भारत ने दूसरी बार एटॉमिक बॉम्ब सक्सेसफुली टेस्ट किया, तब ये देख के पाकिस्तान ने भी चीन का सहारा लेकर अपना भी सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अब दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार होने की वजह से दोनों देशों के बीच किसी भी जंग का होना बहुत ज्यादा घातक और विनाशकारी हो सकता था। तो इस स्थिति की गंभीरता को समझकर जब 19 फरवरी 1999 को हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों देशों के बीच शांति बनाने के लिए लाहौर गए थे, तब उनके सम्मान में पाकिस्तान ने 21 तोपों की सलामी दी थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया को लगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब दोस्ती होने वाली है। लेकिन उस वक्त किसी भी भारतीय को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही महीनों बाद यही तोपें हमारे सैनिकों के सीने पे गोले बरसाने वाली थी, क्योंकि इसी दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने हजारों की तादाद में लद्दाख के कारगिल जिले में घुसपैठ की थी और भारत के 100 से ज्यादा हाई अल्टीट्यूड पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। जब भारत को इस बारे में पता चला, तब शुरुआत में लगा कि ये किसी मुजाहिदीन का काम है, लेकिन जब ये कंफर्म हुआ कि इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी है, तब हिस्ट्री में पहली बार दो परमाणु संपन्न देशों के बीच बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई। इस जंग में दुश्मन पहाड़ियों के चोटी पे होने के कारण उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज था, लेकिन फिर भी हमारे जाबाज जवानों ने खड़ी चढ़ाई करके मशीन गन्स, मोर्टार और आर्टिलरी फायर के बीच में घुसकर अपने प्राणों की आहुति दी और दुश्मन को वहां से खदेड़ कर वहां पे हमारा तिरंगा लहराया। तो ये कहानी है हमारे जाबाज सैनिकों की, हवा के साथ बात करने वाले हमारे एयरफोर्स की, अरेबियन सी पे राज करने वाले हमारे नेवी की। ये कहानी है कारगिल वॉर की। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 को, जब ताशी नामग्याल नाम के एक शेफर्ड लद्दाख के बटालिक सेक्टर में अपनी खोई हुई याक को ढूंढ रहे थे। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उन्होंने अपने दूरबीन से देखा कि लगभग 6 आदमी पहाड़ों पे पत्थर तोड़कर बंकर बनाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों के कपड़े और हरकतें देखकर नामग्याल जी को शक हुआ कि ये लोग शायद एलओसी क्रॉस करके हमारे देश में घुस आए हैं। तो उन्होंने बिना वक्त गवाए इसकी खबर इंडियन आर्मी के नियरेस्ट पोस्ट को दी। इस खबर के मिलते ही जब भारतीय सैनिक चेकिंग करने के लिए वहां गए, तब शुरुआती क्लैश में उन्हें लगा कि ये घुसपैठी शायद मुजाहिदीन है, जिन्हें हम कुछ ही दिनों में खत्म कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे इंडियन आर्मी को पता चला कि ये लोग कारगिल जिले के द्रास, काकसर, मुश्को और बटालिक सेक्टर में पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और लगभग 160 किलोमीटर बाउंड्री में फैले हुए हैं। तो इतनी सिस्टमैटिक और बड़ी पैमाने पे घुसपैठ होने की वजह से ये कंफर्म हुआ कि ये पाकिस्तानी आर्मी का ही काम है। यहाँ पे एक्चुअल में पाकिस्तान इस नेशनल हाईवे NH1 पे अपना कंट्रोल बनाना चाहता था, जो श्रीनगर से शुरू होकर लेह तक जाता है। उनका प्लान था कि इस हाईवे पे कब्जा करके वो भारत का लद्दाख के साथ कनेक्शन तोड़ देंगे और फिर बाद में नेगोशिएशंस करके कश्मीर को अपने पास ले लेंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह थी कि अगर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति होने वाली थी, तो पाकिस्तानी आर्मी ने ऐसा घटिया कदम आखिर क्यों उठाया। दरअसल 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था, उसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था, जहां पे लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ सरेंडर कर दिया। तो इस शर्मनाक हार के वजह से एक पाकिस्तानी सैनिक परवेज मुशर्रफ की बहुत ज्यादा जली थी और वो इस हार को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। और ऊपर से 1984 में भारत ने सियाचिन बैटल में भी पाकिस्तान को हरा दिया। तो इन सब चीजों के वजह से जब यह आदमी 1998 में पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बना, तब उसने अपने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बिना बताए भारत के अगेंस्ट एक ऑपरेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन बद्र। और ये जो घुसपैठ हुई थी वो इसी ऑपरेशन के तहत हुई थी। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि पाकिस्तान की सरकार बस नाम के लिए है, वहां पे सब कुछ आर्मी ही चलाती है। खैर, अब कारगिल की बात करें तो ये एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिला है जो LOC बॉर्डर पे स्थित है। इस इलाके में चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ है, जहाँ पे 5000 मीटर के ऊंचाई पे भी इंडियन आर्मी के पोस्ट है। अब इतनी ऊंचाई होने की वजह से यहाँ पे हद से ज्यादा ठंड होती है और एक्सट्रीम विंटर में तो टेम्परेचर -50 तक भी गिर जाता है। और ऐसी परिस्थितियां बॉर्डर के उस पार तैनात पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी झेलनी पड़ती है। तो इस ठंड की वजह से यह इलाका एक नेचुरल बॉर्डर की तरह काम करता है। अब उस वक्त क्या होता था कि विंटर में बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से भारत और पाकिस्तान के सैनिक अक्टूबर या फिर नवंबर के करीब अपने अपने पोस्ट छोड़कर निकल जाते थे और मई के महीने में वापस आ जाते थे। तो ऐसे ही जब 1998 में भारतीय सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर चले गए, तब पाकिस्तानी आर्मी ने इस चीज का फायदा उठाया और भारत के 130 से भी ज्यादा पोस्ट पर कब्जा कर लिया, जहां पे शुरुआत में उन्होंने .5353 पीक को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया, जो कि LOC बॉर्डर के बीचों बीच से गुजरती है। इसके बाद उन्होंने एक एक करके काकसर, बटालिक और चोरबत वैली के पीक्स को कैप्चर कर लिया
और आसपास के वैलीज में भी लगातार घुसपैठ करते गए। ये पाकिस्तानी घुसपैठ 1971 में साइन किए गए शिमला एग्रीमेंट का डायरेक्ट ब्रीच था, जिसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार भुट्टो ने साइन किया था। इस एग्रीमेंट के हिसाब से कोई भी देश LOC को क्रॉस नहीं कर सकता था, लेकिन घुसपैठ करने के बाद भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये शायद मुजाहिदीन का काम है। पर जब भारत को यह कंफर्म हुआ कि इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है, तब उनके इस घटिया इरादों के खिलाफ लड़ने के लिए 10 मई 1999 को भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन का मेन पर्पस था कि पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से पूरी तरह से खदेड़कर वहां पे फिर से हमारा तिरंगा लहराना। तो इसके लिए भारत ने अपने हजारों सैनिक कश्मीर से मूव करके कारगिल के वॉर जोन में डिप्लॉय कर दिए। उस वक्त वेद प्रकाश मलिक भारत के आर्मी चीफ थे, जिन्होंने इस ऑपरेशन विजय की कमान संभाली। कारगिल के हजारों फीट और माइनस टेम्परेचर में कैसे लड़ना है, इसके प्लान को भी इन्होंने ही लीड किया था। इस युद्ध में भारत की पहली कैजुअल्टी 15 मई 1999 को हुई, जब 4th जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया अपने 5 जवानों के साथ काक्सर सेक्टर में बस पेट्रोलिंग करने के लिए गए थे। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने अचानक से उन पर एम्बुश कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके साथ लगभग 22 दिन तक हद से ज्यादा फिजिकल टॉर्चर किया। यह टॉर्चर इतना भयानक था कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जब उनके शव भारत वापस भेजे गए, तब वो पहचानने की हालत में भी नहीं थे। इतनी दरिंदगी इन पाकिस्तानी सैनिकों में भरी थी। यह शव देख के हमारे सैनिकों में इतना गुस्सा भर गया कि अब उन्होंने ठान ली कि पाकिस्तान को अब ऐसा सबक सिखाना है कि वो आगे से भारत की तरफ देखने की हिम्मत ना करे। और फिर ऑपरेशन विजय शुरू होने के 16 दिन बाद ही इंडियन एयरफोर्स भी इसमें एंटर करती है और 26 मई 1999 को ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च होता है। इस ऑपरेशन में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एयरफोर्स को क्लियरली ऑर्डर दिया था कि हमें किसी भी हालात में LOC क्रॉस नहीं करना, जो कि एक सही डिप्लोमेटिक डिसीजन था, क्योंकि हम पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान हमारे देश में घुसा है और हम बस डिफेंड कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया को यह समझे कि इसमें सारी गलती पाकिस्तान की है और सारे देश उनके खिलाफ हो जाए। और हुआ भी वैसा ही। इस ऑपरेशन सफेद सागर में इंडियन एयरफोर्स का मेन गोल था कि कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर बैठे ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ देना और साथ ही हमारे इंडियन आर्मी जो लड़ाई करने के लिए इन पीक्स पे चढ़ रही है उनको कवर देना। ऊपर से ये हजारों फीट की चढ़ाई करने के लिए हमारे सैनिक उतना ज्यादा सप्लाईज कैरी नहीं कर सकते थे, तो उन्हें सप्लाईज प्रोवाइड करने का काम भी एयरफोर्स को दिया गया। इसी बीच 26 मई को ही भारत की नेवी ने भी ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया था, जिसके तहत भारत ने अपनी मैसिव नेवी फ्लीट अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दी और पाकिस्तान के कराची सेक्टर के सामने ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया। दरअसल ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था, जिससे कारगिल को लेकर पाकिस्तान पे प्रेशर बनाया जाए और उनके ऑयल ट्रेड को भी ब्लॉक कर दिया जाए। कहा जाता है कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के लगभग 80% ऑयल ट्रेड को रोक दिया था, जिसकी वजह से उनके कंट्री में बहुत ज्यादा ऑयल शॉर्टेज हो गया और इसी वजह से ऑपरेशन तलवार एक हाईली सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिक कैंपेन मानी जाती है। अब ग्राउंड लेवल की बात करें तो इस वॉर में पाकिस्तानी सोल्जर्स एक बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में थे, क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर से लड़ रहे थे और इसी वजह से इस वॉर की शुरुआत में उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि जब भी हमारे फोर्सेस पहाड़ चढ़कर उन पर अटैक करने की कोशिश करती थी, तब वो ऊंचाई का फायदा उठाकर उन पे लगातार फायरिंग करते थे। और ऊपर से यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, इसके लो टेम्परेचर और लो ऑक्सीजन हमारे जवानों के खिलाफ काम कर रही थी, तो इसी वजह से वॉर के शुरुआत में भारत को कुछ खास सफलता नहीं मिली। कारगिल के जो 4 सेक्टर थे जहाँ पे पाकिस्तानी ट्रुप्स ने घुसपैठ की थी, उनमें सबसे ज्यादा सबसे घातक लड़ाइयाँ इस द्रास सेक्टर में हुई। इस सेक्टर में कुछ ऐसे पीक्स थे जैसे कि टाइगर हिल, तोलोलिंग या फिर पॉइंट 4875, वो इस NH1 के बिल्कुल सामने थे, जिसके वजह से इस हाईवे पे कांस्टेंट शेलिंग मतलब बमबारी हो रही थी। यहाँ पे पाकिस्तानी सैनिक इस तरह स्नाइपर लगाए बैठे थे कि इस हाईवे पे कोई भी हलचल करना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो इस सिचुएशन को समझकर हमारे आर्मी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और इन पहाड़ियों पे रात में चढ़ाई करने का फैसला किया। इस वॉर में जो तोलोलिंग की लड़ाई थी वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। ये तोलोलिंग पीक की हाइट लगभग 16,000 फीट थी, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में जा चुका था। ऊपर से यहाँ पे पाकिस्तानी ट्रूप्स कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे थे, जिसके वजह से हमारे सोल्जर्स का आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इन सब कंडीशन को देखकर इस तोलोलिंग पीक तक पहुंचने के लिए एक फिट सोल्जर को कम से कम 11 घंटे लगने वाले थे।
तो सबसे पहले कैप्टन अजीत सिंह ने अपने 18 ग्रेनेडियर बटालियन के साथ तोलोलिंग को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन उनका इनिशियल अटैक फेल हो गया। फिर बाद में मेजर राजेश अधिकारी ने अपने कंपनी को लीड करते हुए इस पहाड़ी पे चढ़ने का ट्राई किया, लेकिन जब चोटी पे पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मीटर बचे थे तब दुश्मन ने उन्हें देख लिया और उन पे गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में मेजर राजेश अधिकारी और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उनके 2 साथी शहीद हो गए। इसके बाद पाकिस्तानी ट्रूप्स हमारे सोल्जर्स पर हेवी फायरिंग करने लगी, जिसकी वजह से उन्हें पत्थरों के पीछे पोजीशन लेनी पड़ी और वो पीक के लगभग 1000 फीट नीचे फंस गए। तो फिर से अटैक करने के लिए कर्नल रविंद्रनाथ अपने 90 सोल्जर्स को लेकर तोलोलिंग पहाड़ चढ़े और हमारे सोल्जर्स के पास पहुंच गए। अब यहाँ पे लड़ने के लिए उन्होंने 3 टीम्स बनाई थी, जिसमें डिसाइड हुआ कि पहली टीम फ्रंट से अटैक करेगी, दूसरी टीम लोअर रिज से आगे बढ़कर पीछे से अटैक करेगी और तीसरी टीम बैकअप के लिए रहेगी। फिर अटैक शुरू होने के बाद लगभग 4 घंटे तक फायरिंग चलती रही, जिसमें 10,000 शेल्स और 120 आर्टिलरी गन्स को फायर किया गया। इस घमासान फायरिंग में हमारे मेजर गुप्ता और 6 सोल्जर शहीद हो गए, लेकिन फाइनली हमारे जवानों ने तोलोलिंग पीक पे हमारा तिरंगा लहराया। ये क्रूशियल बैटल जीतने के बाद हमारे जवानों का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस तोलोलिंग के लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक और माउंटेन पीक था, पॉइंट 5140। इस पॉइंट की ऊंचाई लगभग 17,000 फीट थी और इन दोनों पीक्स के बीच 10 छोटे हाई ग्राउंड्स थे, जिसे हम्स कहा जाता है। इंडियन आर्मी ने इन हम्स को इजीली कैप्चर कर लिया और पॉइंट 5140 के बेस पे आ गए। इस पीक को वापस हासिल करने की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी के हाथ में दी गई। उन्होंने अपनी टीम को 2 टुकड़ों में बांटा और 2 अलग अलग साइड से चढ़ाई करने की प्लानिंग की, जिसमें ब्रावो कंपनी को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल और डेल्टा कंपनी को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेर शाह। तो 20 जून के अर्ली आवर्स में ये दोनों टुकड़ियों ने पॉइंट 5140 पे चढ़ना स्टार्ट किया और सरप्राइज अटैक करके बड़े आसानी से पाकिस्तानी ट्रूप्स को ढेर कर दिया, वो भी बिना किसी कैजुअलिटी के। ये मिशन सक्सेसफुल होते ही दोनों ही लेफ्टिनेंट ने अपने हेडक्वार्टर को अपना विनिंग सिग्नल भेजा, जो थे ओ या और ये दिल मांगे मोर। ये पॉइंट 5140 की विक्ट्री हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन थी, क्योंकि यहीं पे हमें पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, जो कि एक सॉलिड प्रूफ था कि ये अटैक पाकिस्तानी आर्मी ने ही किया है। इसके बाद भारत ने टाइगर हिल, जो कि द्रास सेक्टर का सबसे ऊंचा पीक है, उसे अपनी प्रायोरिटी बनाया। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करने से पहले ही 120 आर्टिलरी गन्स और इंडियन एयरफोर्स की मदद से पाकिस्तानी बंकर्स को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया था। फिर जब भारतीय सेना वहां पे पहुंची तब अटैक के लिए 4 ग्रुप बनाए गए, जिसमें डिसाइड हुआ कि पहला ग्रुप फ्रंट से अटैक करके दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा ग्रुप ईस्टर्न सेक्टर से पाकिस्तानी रीएनफोर्समेंट को पूरी तरह से कट ऑफ कर देगा, तीसरा ग्रुप नीचे रुक के हेवी मशीनरी से लॉन्ग रेंज अटैक करेगा और फिर चौथा घातक असॉल्ट फोर्स टाइगर हिल क्लाइंब करके पाकिस्तानी ट्रूप्स को खत्म कर देगा। अब यह टाइगर हिल के बैक साइड पे लगभग 1000 मीटर ऊंचा 90 डिग्री का सीधा रॉक पैच है, जो कि स्नो से ढका हुआ था। तो पाकिस्तानी सोल्जर्स को लगा कि यहाँ से तो कोई भी क्लाइंब नहीं कर सकता है, तो इसी का फायदा उठाकर हमारी घातक फोर्स ने यहीं से क्लाइंब करना शुरू कर दिया। यहाँ पे शुरुआत में 22 में से 7 जवान इस रॉक पैच को क्लाइंब कर रहे थे, ताकि ऊपर पहुंचकर रस्सी फेंकी जाए, जिसके मदद से बाकी सोल्जर्स भी क्लाइंब कर सके। इस क्लाइंबिंग फोर्स को सिर्फ 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव वॉलंटियर कर रहे थे, लेकिन जब उनकी आधी चढ़ाई खत्म हुई तब पाकिस्तानी सैनिकों को इसकी खबर लग गई और उन्होंने इन क्लाइंबर्स पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें 7 में से 6 क्लाइंबर्स शहीद हो गए। यहाँ पे हमारे 19 साल के योगेंद्र यादव को भी 3 गोलियां लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइगर हिल क्लाइंब किया और पाकिस्तान के 5 सोल्जर्स को मार गिराया। उनके इस जोश को देखकर हमारे बाकी जवानों का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया और हमारे बचे हुए घातक फोर्स ने पाकिस्तानी ट्रूप्स को वहां से खदेड़ दिया और टाइगर हिल पे भारत का तिरंगा लहराया। यहाँ पे सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस लड़ाई में योगेंद्र यादव जी को 17 गोलियां लगी थी, लेकिन फिर भी वो इसमें सरवाइव कर गए। फिर इतनी लगातार हार मिलने के बाद अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए 4 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यूएस से भागे और बिल क्लिंटन से मदद मांगने लगे। यहाँ पे इतनी बड़ी वॉर होने के बाद भी वो यही कह रहे थे कि ये मुजाहिदीन का काम है, आप प्लीज इसमें हमारी मदद करें और दोनों देशों के बीच सीज फायर करने का प्रेशर बनाए। लेकिन अब तक पूरी दुनिया को पाकिस्तान का सच पता चल चुका था और कोई भी उसका साथ देने के लिए रेडी नहीं था। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यूएसए के प्रेसिडेंट को क्लियरली कहा
कि पाकिस्तान को कहो कि अपने घुसपैठियों को वापस ले जाए, नहीं तो हमें जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ होने की वजह से बिल क्लिंटन ने भी नवाज शरीफ से अपना हाथ झटक लिया और उन्हें फटकार के कहा कि जल्दी से जल्दी अपनी पाकिस्तानी सेना कारगिल से निकालो और एलओसी के पीछे ले जाओ। अब इतना ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर होने की वजह से नवाज शरीफ इस चीज के लिए रेडी हो गए। सो टेक्निकली ये वॉर 4 जुलाई को ही खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी सैनिक कई जगहों से हट नहीं रहे थे, जिसके वजह से 4 जुलाई के बाद भी कारगिल में छोटे मोटे बैटल होते रहे और भारत एक एक करके अपने एरिया को रिकैप्चर करता रहा। और इसके बाद फाइनली पॉइंट 4875 का एक निर्णायक बैटल हुआ, जिसकी कमान फिर से कैप्टन विक्रम बत्रा को दी गई। ये बैटल लगभग 3 दिन तक चलता रहा और 7 जुलाई को इंडिया ने यहाँ पे जीत हासिल कर ली। लेकिन इस मिशन के फाइनल फेज में लेफ्टिनेंट नवीन अनाबेरू एक बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। तो जब उनकी मदद करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा बाहर निकले, तब वहां से रिट्रीट करने वाले एक पाकिस्तानी सोल्जर ने उन पे गोली चलाई और वो शहीद हो गए। और इसी की वजह से आज ये पॉइंट बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट 4875 को कैप्चर करते ही भारत ने ये वॉर ऑलमोस्ट जीत लिया था, क्योंकि 11 जुलाई 1999 से पाकिस्तानी सैनिक कारगिल से रिट्रीट करने लगे, जिसके वजह से इसके ठीक 3 दिन बाद 14 जुलाई 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय को एक बहुत बड़ी सक्सेस घोषित कर दिया। हालांकि ये वॉर ऑफिशियली 26 जुलाई को खत्म हुआ था, जब इंडियन आर्मी ने कंफर्म किया कि सारे घुसपैठी अब वापस जा चुके हैं। और इसी वजह से आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हमारे देश ने ये वॉर जरूर जीती थी, लेकिन इसके लिए हमारे सैकड़ों वीरों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। ये वॉर में किए पराक्रम की वजह से कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से नवाजा गया। इस वॉर में भारत माता ने अपने कई लाल खो दिए, लेकिन इन वीरों के पराक्रम की वजह से यह कारगिल की पहाड़ियां आज भी भारत की रक्षा करने के लिए भारत की जमीन पर ही खड़ी है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना और पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,